तो सितंबर दूर नहीं है और हर सितंबर नए आईफोन्स आते हैं और हर बार ये वीडियो भी बनती है। तो हियर आर ऑल द न्यू चेंजेस इन द न्यू आईफोन 18। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज से शुरू करते हैं। तो रूमर है कि पहले की तरह एप्पल अब 3-4 आईफोन्स एक साथ लॉन्च नहीं करेगा। एप्पल अब साल में 2 लॉन्च इवेंट्स रखेगा ताकि पूरे साल पैसा आता रहे। इसलिए अगले महीने सिर्फ 3 फ्लैगशिप आईफोन्स ही आएंगे, आईफोन 18 प्रो, 18 प्रो मैक्स और आईफोन फोल्ड। और फिर अगले साल आईफोन 18, आईफोन 18e और एयर 2 निकाले जाएंगे। अब इसके पीछे की थोड़ी बहुत रीजनिंग मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल हम डिजाइन देखें तो इसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा क्योंकि एप्पल ने पिछले साल ही डिजाइन चेंज किया है, तो इतनी जल्दी हम चेंजेस एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। अब जब सीधा आईफोन 20 आएगा तब डिजाइन को पूरा ही बदल देंगे जैसे आईफोन 10 के टाइम पे किया था। डिजाइन में भले ही कोई मेजर फर्क ना हो बट इन हैंड फील में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है क्योंकि 18 प्रो मैक्स में बैटरी बड़ी करी जा रही है जिससे वेट बढ़ेगा और प्रो मॉडल हल्के से बल्कि और थोड़े मोटे होंगे। फिर इस बार कलर्स थोड़े बोल्ड होंगे, जैसे ये तो कम बोल्ड था ना। इस बार 4 कलर्स प्रपोज्ड हैं, एक डार्क चेरी रेड, लाइट ब्लू, ब्लैक और सिल्वर। डार्क चेरी रेड इनका हीरो कलर रहने वाला है बट आई डोंट थिंक कि मैं ऐसी गलती दोबारा करूंगा। अगर ब्लैक आता है तो मैं ब्लैक के साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे इससे सीख मिली हुई है। फिर हम डिस्प्ले पे आए तो यहाँ एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा। सबसे पहले तो डायनेमिक आइलैंड का जो साइज है उसे 35% कम करने की बातें हो रही हैं, लेकिन इस बात पर रिपोर्ट्स एक नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि 25 से 30% रिडक्शन होगी और कुछ कह रहे हैं कि ये जो अपडेट है ये फ्यूचर आईफोन्स पे पोस्टपोन हो गया है क्योंकि अंडर डिस्प्ले फेस आईडी अभी मास प्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पे आते हैं। आपने LTPO सुना होगा जो रिफ्रेश रेट को 1 हर्ट्ज तक लेके जाता है ताकि बैटरी बच सके। तो एप्पल एक लेवल आगे जाके LTPO प्लस ला रहा है। अब इस प्लस का क्या मतलब है ये थोड़ा समझने वाली चीज है। तो स्क्रीन के हर पिक्सल के पीछे 2 छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। एक डिसाइड करता है कि पिक्सल कब अपडेट होगा और दूसरा डिसाइड करता है कि उस पिक्सल में कितनी बिजली जाएगी, यानी कि वो कितना ब्राइट होगा। अब जो LTPO है उसमें एक स्पेशल मटेरियल होता है जो बिजली को लीक नहीं होने देता, लेकिन ये मटेरियल उन 2 में से सिर्फ पहले वाले ट्रांजिस्टर के ऊपर लगता है। LTPO प्लस में ये मटेरियल दूसरे ट्रांजिस्टर पे भी डाल दिया है, मतलब जितनी बिजली अब एक पिक्सल में जानी चाहिए उतनी ही जाएगी, ना कम ना ज्यादा। और इसका फायदा सबसे ज्यादा तब होता है जब स्क्रीन कम ब्राइटनेस पे चल रही हो क्योंकि कंट्रोल करने के लिए वो सिचुएशन सबसे मुश्किल होती है। इस तामझाम से डिस्प्ले क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ बैटरी लाइफ में फर्क फील होगा। लेकिन जब भी ऐसा कोई नया टेक आता है तो उससे सप्लाई चेन बहुत हिलती है। जैसे BOE जो चाइना की डिस्प्ले कंपनी है उसने 17 प्रो के कुछ डिस्प्ले पैनल्स बनाए थे, लेकिन इस साल वो प्रीमियम लाइनअप के डिस्प्ले से पूरी तरह बाहर है क्योंकि वो LTPO प्लस सही से बना नहीं पाए। तो 18 प्रो सीरीज के सारे पैनल्स सैमसंग या LG से आ रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एप्पल BOE को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि BOE सस्ता पड़ता है और अगर BOE पार्टनर रहेगा तो सैमसंग और LG के साथ प्राइस नेगोशिएशन करने में आसानी होगी। खैर हम थोड़ा अलग लाइन पे चले गए। इस सब के अलावा डिस्प्ले साइजेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6.3 इंचेस प्रो में आएगा और 6.9 इंचेस प्रो मैक्स में आएगा। अब मैं आपको परफॉर्मेंस का बताता हूं क्योंकि यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। हर साल की तरह परफॉर्मेंस में तो जंप आना ही है। वही A20 चिप होगी जो TSMC के 2 नैनोमीटर प्रोसेस पे बनी होगी। इससे हर चिप पे ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लग पाएंगे बट एट द सेम टाइम इससे कॉस्ट लगभग 50 से 70% बढ़ जाएगी और एकदम से इतना बड़ा जंप एक बहुत बड़ा नंबर होगा। इसके अलावा इस चिप में TSMC की ही वेफर लेवल मल्टी चिप मॉड्यूल टेक्नोलॉजी का यूज करने का कहा जा रहा है। अब इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक ही वेफर पे रैम, CPU, GPU, न्यूरल इंजन सबको इन्फ्यूज कर देंगे और इससे एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। बट इस चीज से एक बड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। हो ये रहा है कि TSMC जो वेफर्स बना रहा है वो तो सही टाइम पे मिल रहे हैं, लेकिन उस वेफर पे जो रैम लगनी है वो अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि वो सारी मेमोरी अब AI डेटा सेंटर्स के पास जा रही है। इसके कारण लगभग $1 बिलियन की सिलिकॉन चिप्स बस रखी पड़ी हैं। अब हम रैम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहां से भी प्राइस हाइक आएगी। तो जो आईफोन 18 प्रो में 12 GB की रैम है उस पे एप्पल रफली $145 पर यूनिट स्पेंड कर रहा है, जबकि पिछले साल ये नंबर सिर्फ $39 था, यानी लगभग प्राइसिंग में 272% का इंक्रीमेंट हो गया। काउंटर पॉइंट के हिसाब से आईफोन 18 प्रो की रैम और स्टोरेज बिल ऑफ मटेरियल्स में 42% कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जबकि जो SoC और डिस्प्ले है वो सिर्फ 9% ही कॉस्ट कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि सिचुएशन कितनी वर्स्ट है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2023 में जब मेमोरी चिप्स वाली इंडस्ट्री घाटे में थी तब उन्हें चाहिए था कि लोग इनसे माल खरीदें। तब एप्पल जैसे प्लेयर्स ने सिचुएशन का फायदा उठा के इनसे बहुत सस्ते में सामान खरीदा था। और ऑब्वियसली बात है उस टाइम मेमोरी कंपनीज यही सोचेंगी कि अगर हमारा करंट बिजनेस ही खराब चल रहा है तो हम नई फैब्स क्यों लगाएंगे। तो जब नई फैब्स नहीं बनी तो आज जब रैम की डिमांड इतनी ज्यादा हाई है
तो उसको मीट करने के लिए फैब्स ही नहीं है। और एप्पल जैसे प्लेयर जिन्होंने उस टाइम इन कंपनीज से फायदा उठाया था, आज ये कंपनीज उल्टा कर रही हैं, आज ये इनसे फायदा ले रही हैं, इसीलिए तो अब ये उस सेम रैम का 272% इंक्रीज्ड प्राइस दे रहा है। तो ये सिचुएशन क्लियरली दिखा रही है कि प्राइसिंग तो सिर के पार जाने वाली है। अब मैं आपको बैटरी कैपेसिटी का बताऊं तो एप्पल कभी भी एक्चुअल कैपेसिटी तो रिवील करता नहीं है, बट ऑफ कोर्स थोड़ी तो इंक्रीज होगी। कुछ लीक्स के हिसाब से प्रो मैक्स की कैपेसिटी 5200 mAh होगी, जो पिछले साल के 5088 mAh से हल्की सी बढ़ी है। एप्पल से ज्यादा उम्मीदें होती नहीं है, वो इतनी ही बढ़ाता है। दूसरी साइड पे प्रो के अंदर तो और छोटा जंप है, 4252 mAh से 4288 mAh। बेसिकली सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। और एप्पल के केस में बैटरी लाइफ का एक्चुअल इंप्रूवमेंट कैपेसिटी से नहीं आता। इनका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, 2 नैनोमीटर की चिप होगी और LTPO प्लस जैसा टेक जब ये डालेंगे तो वो बैटरी लाइफ को इंक्रीज करने में ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम कैमरास पे आए तो यहाँ पे जो मेन चेंज हो रहा है वो वेरिएबल एपर्चर का है। इसका मतलब बस ये है कि यूजर खुद कंट्रोल कर पाएगा कि कैमरा में आखिर कितनी लाइट जा रही है। इससे आप ओवर एक्सपोजर जैसी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो और डेप्थ ऑफ फील्ड भी कंट्रोल हो पाएगी। वैसे तो ये बातें iPhone 17 के टाइम पे भी चल रही थी, बट तब ये फीचर आया नहीं था। लेकिन इस बार थोड़ा सॉलिड लग रहा है क्योंकि एक कोरियन सप्लाई चेन रिपोर्ट के हिसाब से कंपोनेंट प्रोडक्शन में जा चुका है। वैसे इस फीचर से मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि फोन के सेंसर्स ना बहुत छोटे होते हैं और छोटे सेंसर्स में अपर्चर बदलने से डेप्थ ऑफ फील्ड पे उतना फर्क आता नहीं है जितना DSLR में आता है। तो लाइट कंट्रोल के लिए फीचर अच्छा है, बट उसके अलावा एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंट्रोल में रखनी चाहिए। हालांकि अभी ये भी पक्का नहीं है कि ये वेरिएबल अपर्चर वाला फीचर दोनों प्रो मॉडल्स के अंदर आएगा भी या नहीं, क्योंकि रिपोर्ट्स हमारे पास दोनों केसेस की हैं। तो फीचर का आना ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, लेकिन किस वाले मॉडल में आएगा वो फिक्स नहीं है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी प्रपोज्ड है और टेलीफोटो लेंस के अपर्चर को वाइड करने की बात भी हो रही है। मतलब बेसिकली लो लाइट जूम शॉट्स बेटर हो सकते हैं। अब मैं आपको प्राइसिंग का अंदाजा लगवाता हूं, क्योंकि उसको जज करना सबसे मुश्किल काम। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक एप्पल ने आईफोन के प्राइसेस इंडिया में बढ़ाए नहीं है। लेकिन देखो, ऊपर हमने जो भी नंबर्स डिस्कस करे थे उसके हिसाब से ऐसा हो तो नहीं सकता कि ये लोग प्राइसेस बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। काउंटर पॉइंट का एस्टिमेट है कि 18 प्रो मैक्स का बिल ऑफ मटेरियल पिछले साल से लगभग $200-250 बढ़ गया। तो ये जो $100 वाले अंदाजे लग रहे हैं ना कि प्राइस $100 ही बढ़ेगा, मुझे ये आउटडेटेड लग रहा है, क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल्स ही इतना बढ़ चुका है। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो भी है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि एप्पल अपना मार्जिन भी थोड़ा काट सकता है ताकि रिटेल प्राइस ज्यादा ना बढ़े और शिपमेंट्स चलती रहे। और एक थ्योरी ये भी है कि बेस स्टोरेज वाले आईफोन जो होते हैं उनका प्राइस सेम रखेंगे और हायर स्टोरेज वाले मॉडल्स का प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 1 TB और 2 TB स्टोरेज मॉडल्स में स्लोअर QLC स्टोरेज आ रही है। मतलब जिस वेरिएंट के सबसे ज्यादा पैसे बढ़ेंगे उसी में आपको स्लोअर स्टोरेज मिलेगी। तो कुछ एग्जैक्ट श्योरिटी नहीं बन रही है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि वेरिएबल्स बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम इन फोन से बाहर निकले तो मैं आपको एप्पल का दिमाग भी दिखा देता हूं। तो देखो, लॉन्च को 2 बार में स्प्लिट करना एक काफी स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि रेवेन्यू सेकंड हाफ में आता था अभी तक, बाद में वो फर्स्ट हाफ में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि एप्पल का एक प्रोग्राम था जो 2015 से चल रहा था, उसका नाम है आईफोन अपग्रेड प्रोग्राम। इसमें होता क्या था कि आईफोन के पूरे पैसे एक साथ देने की जगह आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने दे दो, और इसमें एप्पल केयर प्लस भी इंक्लूडेड था। और 12 महीने बाद जब नया आईफोन आएगा तो आप नए वाले पे अपग्रेड कर जाओ, आपकी सब्सक्रिप्शन चलती रहेगी। तो ऐसा करके ये EMI से काफी अलग हो गया। फिर 28 जुलाई 2026 को एप्पल ने इसे बंद कर दिया और इसकी जगह आया एप्पल अपग्रेड। और इसमें सिर्फ आईफोन नहीं है, अब इसमें मैक भी आता है, आईपैड भी है, वॉच वगैरह सब इंक्लूडेड है, बस इसमें एप्पल केयर प्लस नहीं मिलेगा। अब आप इन दोनों बातों को कनेक्ट कर लो। एक तरफ लॉन्च को 2 हिस्सों में बांट दिया और दूसरी तरफ पूरे लाइनअप को मंथली प्लान पे डाल दिया। इससे होगा ये कि जब भी कोई नया मैकबुक या आईफोन खरीदता है तो उसे एक बड़ा प्राइस टैग दिखता है, लेकिन जब वो एप्पल अपग्रेड से लेंगे तो उन्हें महीने का नंबर दिखता है। और ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है एप्पल इवेंट के 6 हफ्ते पहले, क्योंकि मैकबुक के प्राइसेस ऑलरेडी हाइक हो चुके हैं और आईफोन के होने वाले हैं। तो उस सब से टैकल करने के लिए एप्पल ने ये बनाया है, एंड दिस इज स्मार्ट। भले ही ये सर्विस अभी सिर्फ यूएस में है, बट है तो सही। बट इस सब के बाद देयर इज वन मोर थिंग। जो मेन डिवाइस लॉन्च हो रहा है वो है आईफोन अल्ट्रा, यानी एप्पल का फोल्डेबल। और फोल्डेबल्स के लॉन्च के बाद अब जाके एप्पल इसमें उतरेगा, तो दिस इज एक्साइटिंग, क्योंकि एप्पल सैमसंग के 8 फोल्ड्स को देखता आ रहा है और अब ये समझ चुके हैं कि आखिर इस फॉर्म फैक्टर में क्या कमियां हैं और कहां से फायदा लेना है। तो एक तरह से एक्सपीरियंस का एडवांटेज नहीं है, बट फिर भी एक्सपीरियंस का एडवांटेज है। अब इस फोल्ड में सबसे पहली चीज तो ये है कि ये कुछ ऐसा दिखेगा।
कॉर्नर्स राउंडेड होंगे बट हिंज शार्प होगी। ऑनेस्टली मुझे ये फॉर्म फैक्टर उतना नहीं पसंद। आई थिंक सैमसंग हैज नेल्ड इट विद Z Fold 8। बट चलो कुछ भी जजमेंट देने से पहले आने तक का वेट करते हैं। और ऑफ कोर्स ये बात है कि ये फोल्ड इतना थिन होगा कि इसमें फेस आईडी फिट नहीं हो पाएगी, इसलिए इसमें टच आईडी देंगे जो कि साइड में पावर बटन पे ही लगी हुई होगी। इसके बाद जब ये फोन क्लोज होगा तो ये डिस्प्ले अराउंड 5.5 इंचेस की होगी और जब ओपन होगा तो ये 7.8 इंचेस की डिस्प्ले बन जाएगी। थिकनेस वाइज भी ये 4.5 mm का है जब ये अनफोल्डेड होगा और 9 mm जब ये क्लोज्ड होगा। ऑल्दो ये नंबर फिक्स नहीं है, चीजें ऑफ कोर्स वेरी कर सकती हैं। और एप्पल क्रीज को कम करने के लिए लिक्विड मेटल हिंज का यूज करेगा जिससे ड्यूरेबिलिटी बेटर होगी। इसके अलावा एप्पल टाइटेनियम केसिंग का यूज करेगा और डिजाइन भी इसी तरीके से बनाया जा रहा है ताकि क्रीज को मिनिमाइज कर सके। आईफोन अल्ट्रा में एक नए तरह का डिस्प्ले पैनल भी यूज होगा जिसे बनाने वाला भी सैमसंग ही है और इसके लिए एक नया कस्टम डिस्प्ले प्रोसेस यूज होगा जिसका एप्पल के पास ट्रेडमार्क भी है। एप्पल ने सैमसंग से अगले 3 साल की एक्सक्लूसिव डील करी है, मतलब एटलीस्ट अगले 3 साल तो कोई भी कंपनी ये पैनल नहीं बना सकती। फिर इसमें फोल्ड 8 की तरह 2 ही कैमरास होंगे, 3 नहीं होंगे। इसके अलावा एप्पल iOS को भी थोड़ा बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा क्योंकि एप्पल ने डेवलपर्स से कह दिया है कि फिक्स्ड ओरिएंटेशन और स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए एप्स मत बनाओ, इंस्टेड एप्स का साइज थोड़ा डायनेमिक रखो ताकि अलग अलग स्क्रीन साइजेस पे वो चल सके। और जैसा सैमसंग के साथ है कि इनके फोल्ड 8 अल्ट्रा की कॉस्ट 2 लाख है, आई एम प्रिटी श्योर कि आईफोन फोल्ड की कॉस्ट 2 लाख से तो ऊपर ही जाएगी और इसके लिए तो गुल्लक भरना भी बहुत महंगा पड़ेगा। बट अभी भी मैं कहूंगा कि आईफोन 17 एक ऐसा डिवाइस है जो सभी के लिए है और 18 जैसा भी हो, 17 से बहुत लोगों का काम हो जाएगा और उसका फुल रिव्यू आप यहां क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।